नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। साल 2015 विदा होने जा रहा है और कई सारी उम्मीदों और कई नए रेजोल्यूशन के साथ 2015 हम सबकी ज़िंदगी में दस्तक देने जा रहा है। हर बीतता हुआ साल कई ऐसी यादें हम सबकी ज़िंदगी में छोड़ जाता है जो सालों बाद भी हमारे साथ बनी रहती हैं, हमारे भविष्य को प्रभावित करती हैं। प्रदेश के सांस्कृतिक, राजनीतिक और साथ ही आर्थिक परिदृश्य को यदि देखा जाए तो कई ऐसी घटनाएं हम सबके साथ हैं, प्रदेश के साथ हैं, जिन्हें हम भविष्य में देखेंगे और भविष्य में उन घटनाओं से हमारा भविष्य भी प्रभावित होगा। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। मैंने मेहमान कह रहा हूँ, लेकिन दरअसल ये मेहमान नहीं, मेजबानी है, होस्ट हैं जो आज गेस्ट की भूमिका में हैं। हमारे साथ है आदित्य श्रीवास्तव। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के जो नियमित दर्शक हैं उन्हें इनका परिचय देने की जरूरत नहीं है, अक्सर आप इन्हें होस्ट की भूमिका में देखते हैं और आज ये हमारे साथ गेस्ट की भूमिका में रहेंगे। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं पंकज शर्मा जी। पंकज जी भी इस परिवार के सदस्य हैं। पंकज जी अपने पीछे तकरीबन 15-16 वर्ष का लंबा पत्रकारिता का अनुभव साथ रखते हैं और वर्तमान में दूरदर्शन मध्य प्रदेश के आलेख संपादक के तौर पर कार्यरत हैं। तो आज हम बीते वर्ष की कई सारी घटनाओं, कई सारी गतिविधियों पर चर्चा करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे और साथ ही आने वाले वर्ष को हम किन उम्मीदों के साथ आने वाले वर्ष का आगाज करने जा रहे हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा हम यहाँ पर आज करेंगे। उससे पहले हम हर घटना की चर्चा करने से पहले आपके सामने कुछ खास रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जो बीते वर्ष के घटनाक्रम को दिखाएंगी। उनमें सबसे पहले हम नजर डालते हैं राजनीतिक गतिविधियों की। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। फरवरी 2015 का वर्ष की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतरीन रही। बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का जुलूस और आतिशबाजी का शोर बता रहा है कि इस वर्ष भी पार्टी पर प्रदेश की जनता का भरोसा बरकरार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगातार सफलता के पायदान चढ़ रही पार्टी ने नगरीय निकाय चुनावों में जोरदार जीत हासिल की। पार्टी ने प्रदेश के सभी नगर निगमों सहित अधिकांश नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों पर अपना कब्जा जमाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की लोकप्रियता, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम, इसका भी लाभ हमको इस चुनाव में मिला। और मेरे पार्टी के वो हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता, जिन्होंने एक फौजी की तरह, सिपाही की तरह, सैनिक की तरह भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए मैदान में मोर्चा संभाला। वहीं उपचुनावों की बात की जाए तो इस वर्ष 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए गए और दोनों ही उपचुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने शानदार जीत दर्ज कर अपना दबदबा बनाए रखा। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 29 नवंबर 2015 को बतौर मुख्यमंत्री 10 साल का जश्न उस वक्त थोड़ा फीका हो गया जब रतलाम झाबुआ संसदीय सीट के चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बने इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने भारतीय जनता पार्टी की निर्मला भूरिया को करीब 88,000 मतों से हराकर चुनाव जीत लिया। जीत के बाद उत्साहित प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और झाबुआ से लेकर भोपाल तक जमकर जश्न मनाया गया। कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने इसे कार्यकर्ताओं की मेहनत बताई और जनता का अभिवादन किया। मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, उन्होंने जान हथेली में रख के ये चुनाव में लड़ाई लड़ी। वर्ष 2015 में बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए। 29 नवंबर 2005 से लगातार मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी को न केवल एक सूत्र में पिरोया बल्कि जनता के साथ सीधा संवाद कर उनके दुख सुख में भागीदार होकर अपनी खास छवि बनाई। 10 वर्ष का शानदार कार्यकाल पूरा करने वाले विनम्र मुख्यमंत्री ने सूखा और खेती की विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए कार्यकर्ताओं से किसी प्रकार के जश्न न करने का आग्रह किया। जानता हूँ आपके दुख को, आपकी तकलीफ को, आपके दर्द को। तुम्हारी क्या है? दिनों रात आपने मेहनत की और मुझे बताया कि एक बार तो बीज बोया, खराब हो गया, दोबारा बोनी की और उसको भी बर्बाद हो गई।
आज किसान की आंखों में आंसू है। जब अन्न के दाने खेत में बिखरते हैं तो केवल अन्न के दाने नहीं बिखरते, किसान की जिंदगी बिखरती है, उसके बाल बच्चों का भविष्य बिखरता है। मेरे मेहनत वर्ष 2015 में भाजपा के एक अन्य वरिष्ठ नेता और पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिभा को भी राष्ट्रीय पहचान मिली। कैलाश विजयवर्गीय को इसी वर्ष भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। उन्होंने हरियाणा विधानसभा के चुनाव के दौरान पार्टी प्रभारी के तौर पर काम करके अपनी चुनावी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके बाद पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया। वहीं पार्टी के एक और दिग्गज प्रहलाद पटेल मणिपुर के प्रभारी बनाए गए। किसी प्रदेश की राजनीतिक स्थिति उसके विकास और उसके सामाजिक आर्थिक बदलावों को सीधे प्रभावित करती है। स्थिर सरकार, सुशासन के संकल्प के साथ आगे बढ़ते नेतृत्व और जनहित की सरोकारी राजनीति से न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्राप्त हुई, बल्कि आने वाले साल में प्रदेश विकास और प्रगति की नई इबारत लिखने के लिए प्रेरित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। हमारे इस कार्यक्रम में होस्ट को गेस्ट बनाने का एक मकसद ये भी है कि आप जो ये रिपोर्ट देख रहे हैं, इन्हें बनाने के पीछे, इनके पीछे गहन अन्वेषणात्मक अध्ययन करने में इन दोनों हमारे जो आज मेहमान हैं उनका खास योगदान है। यही वजह है कि हमने आज इन्हें बुलाया है। सबसे पहले हम राजनीतिक परिदृश्य जो आपने अभी यहाँ रिपोर्ट देखी, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न मैं पंकज जी से करना चाहूँगा। पंकज जी, सरकार ने पिछले वर्ष, खास मुख्यमंत्री ने 10 वर्ष अपने शासनकाल के पूरे किए। वहीं भाजपा सरकार की यदि बात की जाए तो उसने अपने 12 वर्ष पूरे किए। कहा जाता है उपलब्धियों के बाद जिम्मेदारी भी काफ़ी बढ़ती है। तो अब आप सरकार का आने वाले समय में क्या चुनौतियां देखते हैं? क्या ऐसे काम है जो सरकार को करना भी बाकी है, जिससे उन कमियों को छुपाया जा सके जिनके कारण सरकार की अक्सर आलोचना होती रहती है? बहुत अच्छा अंकुर, सबसे पहले तो 10 वर्ष पूरे करने पर शिवराज जी ने जो मैं देख पा रहा हूँ, सहज व्यक्तित्व, जनता के साथ सीधा जुड़ाव, पूरी पार्टी को अपने कंट्रोल में रखकर एक ऐसी भूमिका स्थापित करना कि आप देखिए 2015 में सबसे पहले मंदसौर का चुनाव जीते, उसके बाद फिर नगरीय निकाय चुनाव में विजय हासिल की, उसके बाद फिर देवास में जीत हासिल की। तो शिवराज सिंह चौहान ने अपने नेतृत्व में एक ऐसी स्थापित की है, पार्टी को एक ऐसा पथ दिया है, एक ऐसा रास्ता प्रदान किया है कि एक नई नई ऊंचाइयां हासिल कर रही है। तो अब उनके सामने कहीं ना कहीं ये चुनौती जरूर है कि कांग्रेस ने पिछले जो उपचुनाव थे, एक तो रतलाम का उपचुनाव, दूसरा नगरीय निकाय के चुनाव, दोनों में शानदार सफलता हासिल की है और इन दोनों में कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत साबित किया है। तो इनको देखते हुए शिवराज सिंह चौहान के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि विपक्ष की मजबूती को देखते हुए सरकार के काम में मजबूती रखें, प्लस अपना जो संगठन का स्तर है उसको और भी सुदृढ़ करें। ये उनके लिए फिलहाल सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती है। मैं आपको रोकना चाहूंगा आदित्य, वहीं झाबुआ में जो हार भाजपा को देखना पड़ी, तो इससे क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार की प्रतिष्ठा गिरी है, जिसके कारण हमें नतीजे देखने मिले? देखिए, प्रतिष्ठा की अगर बात करें तो प्रतिष्ठा गिरी या बढ़ी ये एक अलग मुद्दा होता है। दरअसल ये जो चुनाव थे, उपचुनाव थे, और उपचुनाव के दौरान स्थानीय मुद्दे भी कुछ होते हैं, प्रत्याशी के चेहरे भी कुछ होते हैं। दूसरी बात यह है कि कई बातें ऐसी हुई हैं इन 10 सालों के अंदर जिनको सत्ता में रहने के बाद कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी होती जिनको हम कई बार सरकार जो होती वो दरकिनार कर देती है। उन बातों को सोचना बहुत ज़रूरी होता है। झाबुआ की आपने बात की, मैं एक ऐसे इंसिडेंट की आपको बात बताना चाहूँगा कि जब झाबुआ में पेटलावद में जब हादसा हुआ था, उस वक्त जब मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे थे और जिस तरह से ऐसा माना जा रहा था कि जब हादसा हुआ था तो थोड़ी देर पहले ही कांतिलाल भूरिया जो वहाँ पे जीते हैं अभी, उन्होंने एक रैली निकाली थी और वहाँ जब कांग्रेस के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, जब मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे उसके बाद शिवराज जिंदाबाद के नारे लगने लगे थे, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ पहुँचकर जनता को रिझा लिया है या वहाँ पे चुनाव, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उस चुनावी सभा ही एक तरीके से वहाँ पे होने नजर आ रहा था। तो वहाँ, लेकिन उसके बाद जब ये मुद्दा हुआ, चुनाव हुए, चुनाव में इस तरह से कांग्रेस की जो जीत हुई है, ये वाकई देखने वाली बात थी। दूसरी बात, एक मुद्दा और है अब जो मुझे लगता है कि ये तो बात हुई सरकार की, भाजपा की, जो पंकज जी ने कही थी। मैं कांग्रेस की तरफ से एक बात, मुख्य बात बताऊं। दिक्कत यह है कांग्रेस में कि कांग्रेस में लीडरशिप में अब मध्य प्रदेश में नेता नहीं है, और जो हैं वो बहुत कम बचे हैं और उनमें भी एकजुटता नहीं है। कहीं ना कहीं पंकज जी आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, ये सब आते तो एक चुनाव के समय पर एक मंच पर हाथ
साथ एक पकड़ के खड़े होते हैं, लेकिन जब चुनाव होते हैं या इस तरह की बात होती है तो कहीं एंटी इनकम्बेंसी की बातें आ जाती हैं। इस तरह के मुद्दों पे अब कांग्रेस को एक अच्छा मौका है, कई सारे मुद्दे हैं जो सरकार को के लिए खड़े हुए हैं इस साल में। मुझे लगता है कांग्रेस अगर चाहे तो उसको भुना सकती है, और कांग्रेस अगर एक साथ आए, एक रूप में आए। मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको, कई विषय भी हैं जिन पर हमें चर्चा करना है। तो राजनीतिक परिदृश्य के अलावा एक और जो आर्थिक परिदृश्य ऐसा है जो कहीं ना कहीं सरकार को, शासन को काफी प्रभावित करता है। क्या रहा बीते साल का आर्थिक परिदृश्य, उसे हम पहले देख लेते हैं, पश्चात आर्थिक गतिविधियों को लेकर हम यहाँ पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आर्थिक मामलों के लिहाज से बात की जाए तो 2015 में राज्य सरकार ने 3 अनुपूरक बजट पेश किए। सरकार ने किसानों पर पड़े सूखे के संकट से निपटने के लिए भी विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर किसानों के लिए बजट पारित कराया। बात अगर आम बजट की करें तो सरकार ने इस साल 2015-16 के लिए इस बार 1,42,094 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में जहां सूखा आंवला, फोटो एल्बम, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, कैलकुलेटर, गैस गीजर, इंडक्शन चूल्हा, बेकिंग पाउडर, स्कूल बैग, एविएशन बैग, शू पॉलिश, जूता चप्पल, गैस चूल्हा, डेंटल फिलिंग मटेरियल, खिलौने, साड़ियां, रेजर, बेकिंग पाउडर, बैटरी चलित कार, साइकिल रिक्शा, बच्चों की किताबें, हाइड्रोलिक ट्रॉली और कृषि उपकरण इत्यादि सस्ते कर दिए। वहीं तंबाकू उत्पादन, सिगरेट, बीड़ी, रिवॉल्वर लाइसेंस, मस्टर्ड ऑयल, केक आदि सरकार ने महंगा कर दिया। वहीं महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस पर लगने वाले शुल्क को समाप्त कर दिया। एक वक्त ऐसा आया जब सरकार का खजाना खाली हो रहा था और किसान पर सूखे का संकट पड़ा था। किसानों को राहत राशि देने सरकार के पास पैसा नहीं था। ऐसे में सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर किसानों के लिए 8,407 करोड़ रुपए का बजट पारित कराया। विधानसभा के इस एक दिन के विशेष सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच लगातार अच्छा तालमेल दिखा, लेकिन साल खत्म होते होते सरकार का खजाना फिर खाली होने लगा। ऐसे में शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त मंत्री जयंत मलैया ने 5,889 करोड़ रुपए से अधिक का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया। तीसरा अनुपूरक बजट जब विधानसभा में रखा गया तो विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। विपक्ष यह तक कह रहा था कि वित्त मंत्री की फाइनेंशियल प्लानिंग फेल हो चुकी है, प्रदेश कर्ज में डूब रहा है और वित्त मंत्री तीसरा अनुपूरक बजट लेकर आ रहे हैं। करीब 4 घंटे चली चर्चा के बाद आखिरकार तीसरा अनुपूरक बजट भी पारित हो गया। ये तो बात हुई प्रदेश की। अगर बात केंद्र सरकार की जाए तो पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च की। मुद्रा बैंक के तहत शुरू हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया: शिशु, किशोर और तरुण। इस योजना को छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। मुद्रा का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फंड रिफाइनेंस एजेंसी। इस बैंक के जरिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाएंगे। मुद्रा बैंक की स्थापना वैधानिक संस्था के तौर पर हुई है। मुद्रा बैंक से देश के करीब 5 करोड़ 77 लाख छोटे कारोबारियों को फायदा मिलेगा। छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दुकानदारों को इससे लोन मिलेगा। इसके साथ ही सब्जी वालों, सैलून, खोमचे वालों को भी इस योजना के तहत लोन मिल सकेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हर सेक्टर के हिसाब से स्कीम बनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा करने से पहले हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहाँ पर चर्चा करेंगे प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य को लेकर। भक्ति का महाकुंभ, श्रद्धा का महाकुंभ, आध्यात्म का महाकुंभ, विचारों का महाकुंभ, सिंहस्थ महाकुंभ 2016 से जुड़ी हर पहली खबर देखिए दूरदर्शन समाचार मध्य प्रदेश पर। Hello and a warm welcome to RBIQ 2015. 62 cities, India's biggest inter-school quiz competition. अब हम खेलेंगे RBIQ इन चारों टीम के साथ। Which language other than English appeared on the new coin? Outstanding! It's really impressive that you've done all this effort. Winning the World Martial Arts Tournament. I doubt have been attending school. They've only been preparing for this quiz. RBI क्विज 26 दिसंबर से 23 जनवरी तक हर शनिवार सुबह 10:30 बजे देखना न भूलें। सिर्फ और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है।
हम बात कर रहे थे प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य के बारे में। तो आदित्य, मैं जानना चाहूँगा कि यदि बीते वर्ष के आर्थिक परिदृश्य को देखें तो प्रदेश सरकार के लिए वर्ष काफ़ी चुनौती भरा और मुश्किलों भरा रहा, क्योंकि बजट का रुख पूरी तरह से विकास कार्यों के बजाय यदि हम देखें तो किसानों को मुआवजा बांटने में ही चला गया, क्योंकि सूखे के कारण प्रदेश की इतनी बुरी स्थिति थी। यही कारण है कि हमें केंद्र सरकार से ही मदद लेनी पड़ी और प्रदेश का बजट भी सारा किसानों की मदद में, उनकी सहायता करने में ही ज़ाया हो गया। बिल्कुल बिल्कुल अंकुर, आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि देखिए एक मैं जो मानता हूं कि सरकार अगर होती है, सरकार की जिम्मेदारी हर वर्ग की होती है। विकास अपनी जगह है, विकास भी जरूर, लेकिन एक जो मध्य प्रदेश का एक बड़ा वर्ग है, जो किसान इस मध्य प्रदेश में रहते हैं, किसानों का एक बड़ा वर्ग इस मध्य प्रदेश में है, तो उसकी चिंता भी जायज़ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 3 बार से किसानों की फसल जो है वो ख़राब हो रही है, वो पिट गई है। और उस चाहे वो ओला पाला के समय की बात हो, चाहे वो अब सूखे की बात हो, किसान बहुत परेशान था, किसान बहुत परेशान है, आज भी हम यूँ कहेंगे। लगातार जो पहला बजट आया था सरकार का, उस वक्त कुछ चीज़ों को सस्ता किया गया, कुछ चीज़ों को महंगा किया गया, और उसमें भी किसानों को खास तौर से ख्याल रखा गया। उसका कारण भी ये था कि अंकुर प्रदेश लगातार पिछले कुछ वर्षों से कृषि कर्मण्य अवार्ड जीत रहा है, और इसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना भी था सरकार को। और एक बात हमेशा आती थी, क्योंकि विपक्ष भी यही मुद्दे उठाता था कि किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या सोच रही है, तो वो एक अलग से था। फिर एक बात आई कि एक सेगमेंट अलग से हुआ, कृषि बजट के नाम से एक नाम दिया गया था, कृषि बजट होगा, वो भी हुआ। चूंकि पहला बजट आया, उसके बाद जब पहला बजट आया काफ़ी 1 लाख करोड़ के ऊपर का बजट था वो, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उस बजट के तुरंत बाद ही दूसरी समस्याएं किसानों के लिए एक और खड़ी हो गई, ओले पाले की समस्याएं खड़ी हो गई थी उस वक्त, जब मानसून सत्र आया। 3 वर्ष लगातार ये स्थिति बनी थी। उस वक्त सरकार ने एक दूसरा अनुपूरक बजट लेकर आई, सरकार ने एक दूसरा अनुपूरक बजट जब वहाँ पे लेकर रखा, और एक बात की थी कि चूंकि सरकार के पास उस वक्त जब सूखे का संकट था, सरकार ने ये कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है किसानों को देने के लिए, इसलिए सरकार ने ये कहा कि चूंकि अगर खजाने में पैसा नहीं तो पैसा कहां से बनाएंगे, पैसा सैंक्शन कराने के लिए विधानसभा लगानी पड़ेगी, सत्र उस समय था नहीं, तो सरकार ने यही किया कि 1 दिन का विशेष सत्र बुलवाया, राज्यपाल की अनुमति के बाद 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाता है। उस विशेष सत्र के अंदर 8,000 करोड़ का एक लगभग का बजट था, जो सिर्फ किसानों के लिए, उसमें से काफी 70% बजट था वो सिर्फ किसानों के लिए रखा गया था। तो उस 1 दिन के सत्र में एक खास बात जो अंकुर देखने को मिली वो ये थी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में एक तालमेल दिखा। उस 1 दिन के बजट सत्र में, उस 1 दिन के विशेष सत्र में जो हम कहेंगे कि जिसे देखा जाए कि सदुपयोग उसका हुआ, एक ये चीज हुई। फिर जब शीतकालीन सत्र आया, अभी शीतकालीन सत्र में तीसरा अनुपूरक बजट सरकार लेकर आई, और एक बात ये थी कि कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि वित्त मंत्री की फाइनेंशियल प्लानिंग है वो फेल हो गई है, कहीं ना कहीं सर प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ, और ऐसे में तीसरा अनुपूरक बजट जो है उसकी क्या जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस परिस्थिति में सरकार ने ये फैसला लिया वो जायज है, और विकास कार्यों के साथ जो समझौता करना पड़ा है उसकी भरपाई तो खैर आगे के समय में हम करेंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता जो सरकार सीएम ने यही कहा था कि हम सारे विकास कार्यों को रोक देंगे, लेकिन किसानों को परेशान नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही है। हम इस चर्चा को अभी फिलहाल आर्थिक परिदृश्य की बात को यहीं रोकते हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रदेश के बीते वर्ष के सांस्कृतिक परिदृश्य को, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इस वर्ष कला, संस्कृति, अध्यात्म और भाषा चारों का समागम देखने को मिला। वैसे तो प्रदेश में कला संस्कृति के क्षेत्र में कई वर्षों से काम हो रहा है, लेकिन भाषा के लिए भी इस बार हमारे मध्य प्रदेश को दुनिया में पहचान मिली। आस्था के महाकुंभ सिंहस्थ से पहले मध्य प्रदेश की धरती पर हिंदी का महाकुंभ हुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं विश्व हिंदी सम्मेलन की। प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए हिंदी के इस महाकुंभ में देश ही नहीं दुनिया भर के हिंदी के विद्वान और हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाले लोग शामिल हुए। 3 दिनों तक चले इस महाकुंभ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर पीढ़ी का दायित्व है कि उसके पास जो विरासत है उसे सुरक्षित रखें और आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाषा जड़ नहीं होती, उसमें जीवन की तरह चेतना होती है और उस चेतना की अनुभूति भाषा के विकास और समृद्धि से होती है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भाषा के रूप में हिंदी का महत्व बढ़ रहा है। हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए इसे अन्य भारतीय भाषाओं से जोड़ना होगा और डिजिटल दुनिया में इसका उपयोग बढ़ाना होगा। कि उसके पास जो विरासत है, उस विरासत को सुरक्षित रखा जाए, हो सके तो संजोया जाए और आने वाली पीढ़ियों में उसको संक्रमित किया जाए। किसी ने सोचा नहीं होगा
कि भाषा एक बहुत बड़ा बाजार भी बन सकती है। आज बदली हुई टेक्नोलॉजी की दुनिया में भाषा अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार बनने वाली है। हिंदी भाषा का उसमें एक महात्म्य रहने वाला है। अब बात अध्यात्म की करें तो ये पहला मौका था जब सिंहस्थ के पहले किसी राज्य सरकार ने वैचारिक कुंभ का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने मानव जीवन में फैल रही अशांति और कुरीतियों को खत्म करने 3 परिसंवादों का आयोजन किया। इन परिसंवादों में देश विदेश के धर्मगुरुओं और विद्वानों को आमंत्रित किया गया। 2 परिसंवादों का आयोजन मध्य प्रदेश की विधानसभा में हुआ तो एक धर्म धम्म सम्मेलन के रूप में इंदौर में हुआ। When you can bring the magnetic center in our day-to-day living, sir, and when you can bring the magnetic center in the day-to-day living, then please see the reactions in the differences of religion superficially. The upset, my religion is better than the other because we are living mechanically. Because the Veda says, Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. Truth is one. You call water Pani, you call water Jalam, you call water Thanni, you call Niru in different languages, but water is water. कला के क्षेत्र में भी प्रदेश में इस बार सतरंगी छटा देखने को मिली। एक तरफ जहां लोक रंग के जरिए विभिन्न राज्यों के पारंपरिक नृत्यों और लोक कलाओं से लोगों को रूबरू होने का मौका मिला। महारानी जी, अरे ये तो गहरी नींद में है। जहरीला पीवन साहब मारवाणी जी को काट गया। मैं अभी दवाई देता हूं, अभी देता हूं। वहीं मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर मैत्री पहाड़ी के निर्देशन में भारत में प्रचलित भाषाओं पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति हुई। आदित्य, सांस्कृतिक परिदृश्य की यदि बात की जाए तो बीता साल मध्य प्रदेश के लिए तो माइलस्टोन कहा जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन जैसे बड़े आयोजन को करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। और आपने इसको कवर किया है, आपने बहुत अच्छे से पूरा जो सम्मेलन था उसमें सरकार की व्यवस्थाओं को देखा है। वहीं यदि बात की जाए वर्ष 2016 की तो प्रदेश को एक और महा आयोजन करना है सिंहस्थ के रूप में। पहले आयोजन की सफलता को देखकर अब आने वाले आयोजन में किस तरह की उम्मीदें हमें सरकार से हैं? देखिए, सिर्फ विश्व हिंदी सम्मेलन ही नहीं, पिछले हम कई वर्षों से जब हम देख रहे हैं सरकार को इस तरह के जो सांस्कृतिक आयोजन होते हैं या बड़े कार्यक्रम होते हैं, सरकार की जो कार्यक्रम की जो भव्यता होती है, जो सुंदरता होती है, वो वाकई देखने को मिलती है। और लगता है कि यहाँ व्यवस्थाएं तो अच्छी होती हैं, शामियाना काफ़ी बड़ा होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वाकई बड़ा सम्मेलन था। देश दुनिया को हमने बताया, मध्य प्रदेश ने बताया कि वो मेज़बानी कर सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश को हमेशा से मेज़बानी के लिए जाना जाता है। और भोपाल उसकी राजधानी, तो कह सकते हैं कि मेज़बानी की राजधानी, ये भी एक कहना गलत नहीं होगा। अब बात अगर सिंहस्थ की जाए तो वाकई सिंहस्थ को लेकर पिछले कई सालों से लगातार काम चल रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल को अगर देखा जाए तो युद्ध स्तर पर काम हुए हैं और अब तो अंतिम चरण में है। एक आंकड़ा अभी हाल ही के दिनों में आया था कि जिस तरीके से जो काम वहां पर चल रहे हैं, 10% कार्य ऐसे हैं जो पूरे हो चुके हैं और 90% कार्य ऐसे हैं जो आखिरी स्तर पर हैं, जो बिल्कुल अब फाइनलाइज होना है, डेडलाइन हो चुकी है उसकी। वो जैसे ही कार्य हो जाएंगे और अस्थायी और अस्थायी कार्य जो है उन दोनों को भी अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जो लाखों की संख्या में लोग आने वाले, साधु संत आने वाले हैं, उसको लेकर भी सीएम ने जाकर 5 करोड़ सिंहस्थ में जो है श्रद्धालु आएंगे। और इसके लिए कोरिया की कंपनी, जैसा कि मुख्यमंत्री खुद वैश्विक महाकुंभ बनाने की संकल्पना रख रहे हैं, इसके साथ साथ वो पूरे 6 ऐसे आयोजन करेंगे जिनके माध्यम से वो ये सिंहस्थ महाकुंभ का प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं। सांची बौद्ध विश्वविद्यालय, तमाम अन्य दूसरे जो आयोजन हैं, अभी हाल ही में जो विधानसभा
विधानसभा सभागार में जो कार्यक्रम हुआ था वो सिंहस्थ महाकुंभ को एक नई इमेज प्रदान करने के लिए उसको पर्यावरण और सामाजिक जागरूकता से जोड़ने की कोशिश है सरकार की। तो सरकार का ही अनुमान है कि 5 करोड़ लगभग श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं। हाँ। और इनके मैनेजमेंट के लिए कोरियन कंपनी को इनवाइट कर रहे हैं और कई सारे विदेशी निवेशकों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। श्रद्धालु आएंगे, उसको एक ऐसी इमेज ताकि मध्य प्रदेश की एक नई छवि निकल जाए। बिल्कुल। और ब्रांडिंग भी उसकी काफी हुई है। जैसे इंदौर में मैच हुआ था उसमें हम देख रहे थे कि लगा बोर्ड्स लगे हुए थे, ब्रांडिंग हो रही थी, वहां पे बाकायदा टीवी स्क्रीन पर सारी चीजें जा रही थी। दूसरी बात एक दुर्लभ जो होगा इस बार जो मैं देख पा रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शिरकत करेंगे। और ऐसा मैं जो देख पा रहा हूँ संस्कृति के लिहाज से पंकज जी कि अभी हिंदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री आए थे और ये मध्य प्रदेश के लिहाज से शायद बहुत दुर्लभ ही होगा कि लगातार दूसरी बार संस्कृति के लिहाज से ही प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा फिर हाल ही के महीनों में होने वाला है। पंकज जी अभी अपने पास कुछ विषय और बचे हुए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं सांस्कृतिक परिदृश्य के साथ। एक और जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन की चाल निर्धारित होती है। देखते हैं बीते वर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए कुछ खास कार्यों का। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की ताकत ही कहेंगे कि आज दुनिया इतनी छोटी लगने लगी है। मध्य प्रदेश में भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष में काफी काम हुआ है। यही वजह है कि आज प्रदेश के विभिन्न विभाग ऑनलाइन हो गए हैं। चाहे बात पुलिस विभाग में ऑनलाइन शिकायत की हो या निराकरण की, या फिर लोक सेवा केंद्रों से किसी भी प्रकार की जानकारी की। इतना ही नहीं, जमीन एवं प्लॉट की रजिस्ट्री भी अब ऑनलाइन हो रही है ताकि आप राजस्व से जुड़े नक्शे, अचल संपत्ति की पूरी जानकारी घर बैठे बैठे प्राप्त कर सकें। इतना ही नहीं, स्कूलों एवं महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को जलवायु परिवर्तन के संबंध में जागरूक करने एवं विज्ञान के प्रति समझ विकसित करने के उद्देश्य से विज्ञान एक्सप्रेस ट्रेन भी शिवपुरी एवं खजुराहो पहुंची। इस एक्सप्रेस ट्रेन में मुख्यतः जलवायु विज्ञान के सामाजिक आर्थिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव और इसके समाधान में भूमिका के बारे में विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी गई। सोलर पैनल लगे हुए उधर आगे चलो। This science train has come in our Khajuraho first time, and we got this much experience that we should not cut trees. We should plant more and more trees. We did not leave our footprints in this earth. We should leave our handprints. विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अनेक अंचलों में भी विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें निजी और शासकीय स्कूलों के विद्यार्थी वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए मॉडल प्रस्तुत किए गए, जो विज्ञान के प्रति उनकी सोच को इंगित करते हैं। इतना ही नहीं, इस तरह की प्रदर्शनी से जहां छात्रों को विज्ञान के प्रति अपनी सोच और दृष्टिकोण को रखने का मंच मिलता है, वहीं एक नए आविष्कार की भी शुरुआत होती है। सर, इसलिए हमने ये मशीन बनाई है फार्मर्स के हार्डवर्क और एफर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए। सर, हमने एक मॉइस्चर सेंसर लगाया है इसमें, जिसे हम अपने फील्ड में प्लांट करेंगे हर एक प्लेस पे नेटवर्क लाइक। सर, ये मॉइस्चर सेंसर है जो मॉइस्चर सेंस करेगा। सीहोर जिले के नवाचार टिप्पी टेप को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में स्कॉच स्मार्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड 2015 से पुरस्कृत किया गया है। इस अवार्ड के लिए पूरे देश से 350 संगठनों ने 1000 से ज्यादा नवाचारों का पंजीयन कराया था। देशी तकनीक से तैयार टिप्पी टेप के माध्यम से जहां आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए हाथ धुलाई और जैसे अनिवार्य और महत्वपूर्ण कार्य को रोचक तथा प्रेरक बनाया गया, साथ ही नए नए आविष्कारों को लेकर छोटे बच्चों में भी रुचि बढ़ी है। राज्य सरकार ने भी विज्ञान की इस देशी तकनीक को पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। ये टिप्पी टेप है और इसके यहाँ पे लीवर लगा हुआ है और है ना, इस डब्बे के अंदर पानी है। इस डब्बे का जैसे अपन ये लीवर पे मतलब ये पाँव दबाते हैं अपन, इस पटिए में तो पानी आता है इस डब्बे में से, तो हमें हाथ धोने में अच्छा लगता है। और ये जो डब्बा है इसमें हमें हमारे सीहोर में पुरस्कार भी मिला है। वैज्ञानिक पद्धति से खेती को बढ़ावा देने के लिए भी प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भविष्य में अच्छी खेती, मिट्टी बचाने और मिट्टी के स्वास्थ्य परीक्षण का प्रदेश व्यापी अभियान चलाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने किसानों को सहूलियत के लिए हर विकासखंड में मिट्टी स्वास्थ्य परीक्षण लैब की स्थापना करने की बात भी कही। इसी का नतीजा है कि आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1.25 लाख से ज्यादा मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से किसानों को वैज्ञानिक तकनीक से उन्नत और आधुनिक खेती की जानकारी दी गई।
बहरहाल इस विज्ञान प्रौद्योगिकी की ताकत ही कहेंगे कि आज गांव के युवा भी शहर के नौजवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और विज्ञान के क्षेत्र में नित्य नए आविष्कार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज, भोपाल। निश्चित तौर पर विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय काम हुए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार हमें फिर रुकना पड़ेगा। बात करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। शुभ घड़ी हरदम रहे उल्लास की उत्कर्ष की, शुभ घड़ी हरदम रहे उल्लास की उत्कर्ष की, स्वीकारिए शुभकामनाएं दोस्तों नववर्ष की। फूल से दिखाई पड़े रात दिन खिले हुए, जन गण मन महकाए नए। हंसी आप, गुलबदन आप, नूरी और मयूरी हैं, रंग रूप की छटा निराली हर दृष्टि से पूरी हैं। और ये भी सच है, हम बूढ़े हैं, आपकी भी मजबूरी है, कामयाबी के लिए मोहतरमा तजुर्बा बहुत जरूरी है। कोयल ने कौवे से पूछा कि दादा शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला, जब बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काऊ काऊ है। ये तो सर्कस है, यहाँ पर खास करतब ही दिखा, बाकी सारे कारनामे मस्खरों पर छोड़ दे। कि ज्वेलरी मार्केट में बीवी का हाथ पकड़ के घूम रहे हो, ऐसा अटूट प्यार। मैंने कहा प्यार गया भाड़ में, हाथ छोड़ दूंगा दुकान में घुस जाएगी। भक्ति का महाकुंभ, श्रद्धा का महाकुंभ, आध्यात्म का महाकुंभ, विचारों का महाकुंभ, सिंहस्थ महाकुंभ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। इस विषय में ही मैं पूछना चाहूँगा पंकज जी आपसे कि प्रशासन द्वारा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बहुत कई उल्लेखनीय काम हुए हैं, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता तो आई ही है, साथ ही काम की स्पीड भी, तेजी कहना चाहिए, काम में तेजी भी काफ़ी आई है। तो आप किस तरह से देखते हैं सरकार की इस उपलब्धि को? निश्चित तौर पर सरकार ने केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाते हुए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, डिजिटल इंडिया की संकल्पना की थी, उसको लॉन्च किया था, उसी दिन हमारे यहाँ पर ई रजिस्ट्री व्यवस्था शुरू हो गई थी। मतलब केंद्र सरकार की संकल्पनाओं को मूर्त स्वरूप प्रदान करना, ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। दूसरा, सरकारी अधिकारी कर्मचारी जितने भी हैं सबके ईमेल आईडी वगैरह बने हैं, तो इन और आउट की व्यवस्था की गई है। अब सरकार ने जो है पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, पंक्चुएशन बनाए रखने के लिए व्यवस्थाएं तमाम की हैं। देखना यह है कि 2016 में ये कितनी अमल में आती हैं, कितनी व्यवहारिक। आदित्य, आपकी राय जानना चाहूंगा। बहुत मैं एक ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जब विधानसभा सत्र चल रहा था, मेरी परिवहन मंत्री से बात हुई, उनसे मैंने ये सवाल किया कि नए साल में आप क्या संकल्प लेंगे? आरटीओ को हमेशा भ्रष्टाचार का गढ़ माना जाता है, क्या करेंगे? तो उन्होंने यही कहा कि हमने पूरे आरटीओ को जो है ऑनलाइन कर दिया है, अब कहीं भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सोचिए, अगर आरटीओ जैसा विभाग में भ्रष्टाचार की गुंजाइश जहाँ ना बच रही हो, तो फिर हम समझ सकते हैं कि इसकी पारदर्शिता कितनी हो सकती है। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करेंगे कि पारदर्शिता काम में आए और प्रशासन में सुधार आए, और उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्ष कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिन्हें हम निश्चित तौर पर भूलना चाहेंगे। कई हादसे इनमें खास हैं जो सालों बाद भी हमारे जहन में एक टीज बनकर चुभते रहेंगे। कैसे क्या हादसे हुए, इसको प्रस्तुत करती हमारी ये रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत है। बीतता हुआ साल जहां कई खुशनुमा यादें हमें दे जाता है, तो वहीं कई ऐसे जख्म भी हमारे जहन पे चस्पा हो जाते हैं जिनकी टीज सालों बाद भी सालती रहती है। प्राकृतिक और मानवीय वजहों से प्रदेश की जमीन पर बीते साल हुए कुछ ऐसे ही हादसे हमें सालों साल दुख देते रहेंगे। हादसों का जिक्र हो तो उनमें बरवसी सबसे पहले हमें याद आती है। सितंबर माह में हुई झाबुआ जिले के पेटलावाद की भीषण दुर्घटना, जो 2015 के बदलते हुए कैलेंडर में खील की तरह ठुकी हुई है, जहां एक दुकान में रखे विस्फोटक में लगी आग ने पास के होटल में रखे गैस सिलेंडरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 80 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना का जिम्मेदार राजेंद्र कासवा घटना के बाद से ही पुलिस हिरासत से बाहर रहा। बाद में मृतकों के डीएनए टेस्ट में पता चला कि उसकी इस घटना में ही मौत हो गई थी। वर्ष 2015 के चैत्र वैशाख माह में जबकि पूरा प्रदेश गर्मी से तप रहा था, उसी दौर में पन्ना जिले में हुई एक बस दुर्घटना ने कई लोगों को झुलसा दिया। इस दर्दनाक हादसे में 30 से ज्यादा यात्री जिंदा जल गए, वहीं करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग
घायल हो गए। छतरपुर से सतना जा रही ये बस अनियंत्रित होकर एक पुलिया के नीचे गिरकर पलट गई और उसमें तुरंत आग लग गई। जब तक दमकल की गाड़ी वहां पहुंचती तब तक बस पूरी तरह से जल चुकी थी। हादसा इतना भीषण था कि कई नरकंकालों की पहचान तक नहीं हो सकी। बारिश हर वर्ष देश भर में कई दुर्घटनाओं की वजह बनती है। इस बार भी अगस्त के महीने में हरदा जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर एक नदी पर बने रेलवे पुल पर 2 ट्रेनें पटरी से उतर गईं। दुर्घटना में 25 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई। तेज बारिश और पुल पर बाढ़ का पानी आने के चलते पटरी के नीचे की मिट्टी खिसकने से यह हादसा हुआ। हादसे के कारण कई दिनों तक रेल यातायात बाधित रहा। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री ने 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। ट्रेन हादसों की बात की जाए और उसमें इटारसी के रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम में लगी आग का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। यूं तो इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसकी वजह से देश भर का रेल यातायात महीने भर से ज्यादा बाधित रहा। 17 जून को हुए इस हादसे का कारण शॉर्ट सर्किट का होना बताया गया। इससे हर दिन दर्जनों गाड़ियों को रद्द किया गया तो कई अन्य गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से गुजरी। साल का अंत होते होते एक और घटना ने लोगों की खुशियों को मातम में बदल दिया, जब इंदौर से छिंदवाड़ा जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई और 15 फीट नीचे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में इंदौर के एक ही परिवार के 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये यात्री बेटी की शादी के रिसेप्शन में शामिल होने छिंदवाड़ा जिले के चांदा मेटा जा रहे थे। इन हादसों में जिन्होंने अपनों को खोया है उस दर्द को भर पाना तो नामुमकिन है, लेकिन इस नए साल में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए संयम और सावधानी बरतना हम सबकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है, ताकि जब भी हम अतीत के दर्पण में खुद को निहारें तो अपनी आंखों में आंसू नहीं बल्कि चेहरे पर मुस्कान बिखरती नजर आए। डीडी न्यूज भोपाल के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट। पंकज जी, हादसों को कम करना तो कहना चाहिए, हादसों को रोक पाना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन इनके प्रभाव को जरूर कम किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे क्या प्रयास किए जाएं जिससे हादसों का दंश कुछ हल्का हो सके? किस तरह की पहल सरकार द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा की जाए? बहुत छोटे में आपसे जानना चाहूँगा। जैसे कि पेटलावद की घटना हम सभी के जेहन में है, कभी कभी नहीं भूल सकते ऐसी घटनाओं को। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक है, ऊपर से लेकर नीचे तक की प्रशासनिक चूक है। ऐसी चूकों को रोकना बहुत आवश्यक है। आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा प्रबंधन के स्तर पर काम किया जाना बहुत आवश्यक है। कहाँ पर जैसे सड़क दुर्घटनाएं हुई, चाहे वो सुहागपुर की हो, पन्ना की हो, बहुत आवश्यक है कि हम जागरूकता स्थापित करें। तो ये समन्वित काम हो सकता है। आदित्य, आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, बहुत संक्षेप में अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए, मैं यही बोलूँगा कि हादसों की बात हुई तो हाँ, उसको रोकना तो ज़रूरी है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र जरूरी है, लेकिन एक अंत में मुझे लगता है समय का बहुत कम बचा है हमारे पास, तो मैं यही कहूँगा कि क्या याद रखें और क्या भूलें, सरकारी तौर पर क्या होना चाहिए और आम जनता क्या चाहती। तो व्यापम घोटाला मैं चाहूँगा कि दोबारा ना हो इस तरह की चीज़ें, जिससे हमें तो नहीं, मध्य प्रदेश को भी काफ़ी बदनामी हुई है इस चीज़ से, दुनिया भर में इसकी बदनामी हुई। तो हम चाहेंगे कि इस तौर पर अब आगे काम किए जाएँ और इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो, इस पर अब सरकारें काम करें। हमारी उम्मीद, हमारी आशा भी यही। अंकुर, बिल्कुल आपकी जैसी भावना है, हम भी यही चाहेंगे कि इस अनुरूप ही काम हो, उपलब्धियां ज़्यादा से ज़्यादा हो, हादसे कम हो, ऐसी दुर्घटनाएं देखने में ना मिलें जिसके कारण सालों बाद भी उसके जख्म हमारे जहन में ताज़ा बने रहें। बहुत सारे विषयों पर हमने चर्चा की, निश्चित तौर पर समय का अभाव था, जिस कारण से विषय को हम बहुत लंबा नहीं खींच सकते थे, अन्यथा चर्चा करने के लिए तो विषय बहुत सारे हो सकते थे। बस उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले साल में ऐसी भी चीज़ें, ऐसे रेजोल्यूशन जो हम करना चाहते थे लेकिन किन्हीं वजहों से नहीं कर पाए, या सरकार जो चाहती थी वो नहीं कर पाई, सारी चुनौतियां आएंगी, कई समस्याएं आएंगी, कई बाधाएं आएंगी। उन बाधाओं को चीरते हुए आगे बढ़ना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो जाता है। आने वाला साल हम सबकी ज़िंदगी में मंगलमय हो, सरकार, शासन, प्रशासन के द्वारा ऐसे काम किए जाएं जिससे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। हम चाहेंगे कि सिर्फ कैलेंडर ना बदले, बल्कि देश के हालात में और लोगों की फितरत में भी सकारात्मक बदलाव आए। आखिर में जाते जाते मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि ताज़ा हवा से खुलती हैं सरहदें, ताज़ा हवा से खुलती हैं सरहदें, बिछड़े हुए लोगों को मिलाएगा नया साल, उम्मीदों का नया सूरज लाएगा नया साल। आप सबकी ज़िंदगी में नव वर्ष इसी तरह मंगलमय हो, खुशियाँ लेकर आए
और आप सबकी ज़िंदगी में अनेक खुशियों के रंग भरते। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले सप्ताह फिर किसी नए विषय के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।